Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we're going to start with compensation management. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने सक्सेशन प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को डिस्कस किया था. तो आई होप आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इन टॉपिक्स को समझ गए होंगे एंड वी आर रेडी टू मूव अहेड. So before we dive into the topic, let me tell you that if you are preparing for UGC NET Commerce, PGT Commerce or for Delhi University examination, then these videos are useful for you. And if you want to know more about our courses, then you can contact to the given number or you can download the Vishnu Economic School app. So let's get started with compensation management. तो अब यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट करती है, यहाँ पर मतलब यहाँ पे ह्यूमंस को जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपॉइंट कर रही है, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है, जो यहाँ पे ह्यूमंस ने परफॉर्म किया होगा, उसके अगेंस्ट जो कंपनसेशन उस वर्क के बदले यहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ को मिलेगी, उसी कंपनसेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी वर्क यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ने परफॉर्म किया है उसके अगेंस्ट उन्हें कोई रेमनरेशन, कोई कंपनसेशन जो है वो मिलना चाहिए. यहाँ पे वो फेयरली कंपनसेटेड होने चाहिए फॉर देयर वर्क. तो इसीलिए यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कंपनसेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं कि अब यहाँ पे डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, टॉप लेवल पर हो सकते हैं, मिडिल और लोअर लेवल पर भी हो सकते हैं. तो अब यहाँ पे सारे ही लेवल्स पर हम इक्वल कंपनसेशन जो है वो नहीं ऑफर कर सकते एम्प्लॉयज़ को. यहाँ पे लेवल्स के अकॉर्डिंग या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंपनसेशन को मैनेज करती है एट डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंपनसेशन डिसाइड करती है, रेम्यूनरेशन डिसाइड करती है कि किस लेवल के एम्प्लॉय को क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए. तो इसी को यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज करते हैं. तो अब यहाँ पे कंपनसेशन पे इतना एम्फेसिस इसलिए है क्योंकि कंपनसेशन जो है वो यहाँ पे एक कंपैटिटिव एडवांटेज हो सकती है. अब ये कैसे हो सकता है? तो अब अगर यहाँ पे हम अपने कंपैटिटर से, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस अगर अपने कंपैटिटर से बेटर कंपनसेशन स्ट्रक्चर जो है उसको मेक करेंगे या जो कंपनसेशन है उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे एम्प्लॉयज़ के लिए, तभी यहाँ पे वो एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर पाएगी और यहाँ पे जो कंपैटिटिव फर्म्स हैं उनसे जो बेटर एम्प्लॉयज़ हैं, जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको वहाँ पे अट्रैक्ट कर पाएगी. तो इसीलिए जो कंपनसेशन, जो इफेक्टिव कंपनसेशन मैनेजमेंट है वो यहाँ पे एज कंपैरेटिव एडवांटेज एक्ट कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अगर हम यहाँ पे कंपैटिटर्स से बेटर कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर जो है उसको मेक करेंगे और बेटर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयज़ को, तो ये यहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज की तरह एक्ट कर सकता है. तो अब यहाँ पे कंपनसेशन में सिर्फ यहाँ पे जो मॉनेटरी कंपनसेशन है वो नहीं आता यहाँ पर, बल्कि यहाँ पे जो भी अटैच्ड बेनिफिट होंगे जिसमें फ्रिंज बेनिफिट्स आते हैं, इंसेंटिव्स आते हैं, तो ये सभी यहाँ पे कंपनसेशन में इंक्लूड होते हैं. तो यहाँ पे जो कंपनसेशन मैनेजमेंट है उसमें सिर्फ हम मॉनेटरी कंपनसेशन की बात नहीं कर रहे हैं जो मनी टर्म्स में एम्प्लॉयज़ को ऑफर हो रहा है. इसमें यहाँ पर जो भी फ्रिंज बेनिफिट्स होंगे, जो भी अटैच बेनिफिट हैं उस जॉब के साथ या रेम्यूनरेशन के साथ, तो उन सभी को हम यहाँ पे मैनेज करते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंदर. तो अब यहाँ पे दो टर्म्स होती हैं, एक वेजेस है और एक सैलरीज है. तो अब यहाँ पे इन दोनों टर्म से ही हम अवेयर हैं. यहाँ पे वेजेस जो हैं वो एक्चुअली जो डेली वेज पे जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए होता है, या जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं उनके लिए यहाँ पर वेजेस ऑफर होती है. और जो सैलरीज है वो यहाँ पे क्लरिकल वर्क्स के लिए या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए होती है. जो भी एम्प्लॉय इन लेवल्स पर वर्क कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर सैलरीज होगी. क्लरिकल लेवल पे या फिर जो भी मैनेजमेंट लेवल है
या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल है वहाँ पर सैलरीज ऑफर होते हैं। लेकिन जो वर्कर्स यहाँ पे आर्ली बेसिस पे, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे वर्क कर रहे हैं, तो जो सारी ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, जो लोअर लेवल जॉब्स हैं, उनके लिए यहाँ पर जो वेजेस हैं वो ऑफ़र होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़र करती है। तो उनकी जो कंपनसेशन है उसको हम वेजेस कहते हैं यहाँ पर। और जो मैनेजरियल लेवल जॉब्स हैं वहाँ पर हम सैलरीज ऑफ़र करते हैं। तो उनके लिए जो कंपनसेशन की टर्म है वो यहाँ पे सैलरीज होती है, और यहाँ पे जो लोअर लेवल जॉब्स हैं उनकी जो कंपनसेशन के लिए टर्म है वो वेजेस है। तो अब यहाँ पे हमने जो बेसिक कंसेप्ट है कंपनसेशन मैनेजमेंट का उसको डिस्कस कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है इसका उसको डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया कि जो यहाँ पे कंपनसेशन स्ट्रक्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो इफेक्टिव है तो यहाँ पे ये हेल्प करेगा टू अट्रैक्ट कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज, और यहाँ पे टू रिटेन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। तो अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होगा कंपनसेशन मैनेजमेंट का वो हो सकता है यहाँ पे कि हमें अट्रैक्ट करना है कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को, कि अगर यहाँ पे हमारा जो कंपनसेशन स्ट्रक्चर है वो इफेक्टिव होगा, हम यहाँ पे एफिशिएंटली कंपनसेशन को मैनेज कर पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को। जो हमने डिस्कस किया कि ये एक कंपैरेटिव एडवांटेज की तरह एक्ट कर सकता है अगर हम यहाँ पे अपने कंपैरेटर्स से बेटर कंपनसेशन मैनेजमेंट कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे और वो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को भी अचीव करने में हेल्पफुल होगा। और यहाँ पे जो इफेक्टिव कंपनसेशन मैनेजमेंट है वो यहाँ पे हेल्प करेगा रिटेन करने में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, मतलब जो एम्प्लॉय टर्नओवर है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये एज मोटिवेशन फैक्टर वर्क करेगा, और इससे एम्प्लॉयज़ का जो मोरल है वो भी बूस्ट होगा, वो भी यहाँ पे ज़्यादा डेडिकेटेडली अपनी जॉब को परफॉर्म करेंगे और रिस्पॉन्सिबली अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे अगर बेटर कंपनसेशन स्ट्रक्चर होगा, तो अगर कंपनसेशन ही यहाँ पे मोटिवेशन फैक्टर है एम्प्लॉयज़ के लिए, तो इससे यहाँ पे बेटर प्रोडक्टिविटी होगी एम्प्लॉयज़ की, यहाँ पे वो ज़्यादा प्रोडक्टिवली वर्क कर पाएंगे, और अल्टीमेटली ये हेल्प करेगा रिटेन करने में जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको। और होगा यहाँ पर जो कंपनसेशन मैनेजमेंट है वो हेल्प करेगा टू मैनेज कंपनसेशन कॉस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू पे कंपनसेशन। मतलब यहाँ पे जो कंपनसेशन मैनेजमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव यही होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो यहाँ पे मैनेज कर पाएगी कंपनसेशन कॉस्ट को, मतलब यहाँ पे जो भी कॉस्ट टू कंपनी है वो यहाँ पे मैनेज हो पाएगी उसकी एबिलिटी और कैपेसिटी टू पे के साथ। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी है कंपनसेशन पे करने की उसको हम मैनेज कर पाएंगे, वो यहाँ पे अलाइंड होगी कंपनसेशन कॉस्ट के साथ, और इससे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पे बेटर परफॉर्म हो पाएंगे। और यहाँ पे कंपनसेशन मैनेजमेंट से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो वेज लेजिस्लेशन है उसके साथ भी कंप्लाई कर पाएंगी। मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यहाँ पे कंपनसेशन से रिलेटेड, जैसे वेजेस के लिए है मिनिमम वेज एक्ट है, तो उसके साथ यहाँ पे कंप्लाई कर पाएंगी ऑर्गेनाइजेशंस। और यहाँ पे जो कंपनसेशन मैनेजमेंट है उससे हम यहाँ पे जो कंपनसेशन है फेयर कंपनसेशन को हम यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे कि हम यहाँ पे जो जॉब का डिफ़िकल्टी लेवल है उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो वेजेस है उसको डिसाइड कर पाएंगे।
तो उसी को हम यहाँ पे फेयर वेज बोलेंगे। तो इसको भी यहाँ पे डिसाइड करने में कंपनसेशन मैनेजमेंट जो है वो हेल्पफुल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यही सब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट के, इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटर कंपनसेशन मैनेजमेंट करना चाहते हैं ताकि वो यहाँ पे एक कंपेटिटिव एडवांटेज भी क्रिएट कर पाए और जो भी यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है वो भी यहाँ पे रिटेन हो पाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। तो अब हम यहाँ पे उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिनको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना होगा वेजेस को डिसाइड करने से पहले या कंपनसेशन मैनेजमेंट करते हुए। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि यहाँ पे जो भी वेज या सैलरी लेवल है वो यहाँ पे रीजनेबल होना चाहिए और यहाँ पे जो वेजेस एंड सैलरी लेवल है वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लेबर मार्केट होना चाहिए। जो भी सैलरी लेवल जो है वो प्रिवेल कर रहा है लेबर मार्केट में उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का वेज लेवल भी। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे जो वेज एंड सैलरी लेवल है उसको यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे उनको अकॉर्डिंग टू द लेबर मार्केट सेट करना होगा वो लेवल, और यहाँ पे वो रीजनेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो यहाँ पे जॉब है उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं या डिफ़िकल्टी ऑफ द जॉब है वो यहाँ पे हाई है लेकिन यहाँ पे जो कंपनसेशन है उसके अगेंस्ट वो यहाँ पे लो है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो वेज लेवल है या सैलरी लेवल है वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लेबर मार्केट होना चाहिए। जो भी प्राइजेस या लेवल्स जो हैं वो लेबर मार्केट में प्रिवेल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजेशन को अपने लेवल्स भी सेट करने हैं वेज के, और वो रीजनेबल भी होने चाहिए। जो भी जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी जॉब डिफ़िकल्टी है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कंपनसेशन होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे जो वेज पॉलिसी है वो यहाँ पे क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी, वेज स्टेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी हो। थर्ड पॉइंट हो सकता है यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन को पॉइंट ऑफ फोकस रख के ही यहाँ पे कंपनसेशन मैनेजमेंट करना होगा। और जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि यहाँ पे जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो वेजेस या सैलरीज है वो होने चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर जॉब रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसमें कुछ ऐसे स्किल्स रिक्वायर्ड है या रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी वर्किंग कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेजेस होने चाहिए। मतलब यहाँ पे जो वेरिएशन है यहाँ पर वेजेस में जॉब रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही वो होने चाहिए। मतलब अगर किसी जॉब में यहाँ पे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, वो एक स्किल्ड जॉब है और उस जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर ज़्यादा हैं और यहाँ पे जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो भी वहाँ पे बेटर है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसी जॉब्स के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपनसेशन है वो भी इसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। और जो यहाँ पे वेरिएशन है वेज लेवल के बीच में, तो वहाँ पे भी वो जॉब रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए वो वेरिएशंस भी। तो यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट्स को भी ध्यान में रखकर ऑर्गेनाइजेशंस को कंपनसेशन मैनेजमेंट करना है या कंपनसेशन को सेट करना है। और जो यहाँ पे कंपनसेशन स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ मैनेजमेंट, वर्कर्स और सोसाइटी होना चाहिए।
इन्हीं के इंटरेस्ट को यहाँ पे ध्यान में रखकर ही यहाँ पे कंपनसेशन को सेट करना चाहिए, कंपनसेशन मैनेजमेंट करना चाहिए। और यहाँ पे ताकि जो यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, या जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके इंटरेस्ट को भी यहाँ पे ध्यान में रखकर ही कंपनसेशन मैनेजमेंट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस को। तभी यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एफिशिएंट कंपनसेशन मैनेजमेंट कर पाएंगे, तभी उनके लिए कंपनसेशन मैनेजमेंट जो है वो एक कंपेरेटिव एडवांटेज बन पाएगा। तो आई होप आप कंपनसेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड इन पॉइंट्स को समझ गए होंगे। तो अब हम यहाँ पे वेजेस के भी टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ वेजेस हो सकते हैं। मिनिमम वेज हो सकते हैं, फेयर वेजेस हो सकते हैं और लिविंग वेजेस हो सकते हैं। तो इन तीनों ही टाइप्स ऑफ वेजेस को हम डिस्कस करेंगे, जिनमें से फर्स्ट है यहाँ पे मिनिमम वेजेस। तो अब यहाँ पे जो मिनिमम वेजेस हैं वो अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वेज एक्ट 1948 है। तो अब हम पहले यहाँ पे मिनिमम वेजेस की डेफिनेशन को समझते हैं। तो अब क्योंकि ये मिनिमम वेज है तो अब ये वो अमाउंट होगा, ये वो रेम्युनरेशन है जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को एम्प्लॉयज को पे करना ही होगा एट एनी कॉस्ट। मतलब यहाँ पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ को ये जो मिनिमम वेजेस है वो पे करनी ही होगी। इतनी वेजेस तो यहाँ पे सेट है ही यहाँ पर कि उनको पे करना ही है, चाहे उनको यहाँ पे प्रॉफिट होता है चाहे लॉस। तो अब जैसे हमने कंपनसेशन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ही डिस्कस किया था कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को जो कंपनसेशन है वो ऐसे सेट करने होते हैं कि उनको यहाँ पे जो कॉस्ट टू कंपनी है या जो कैपेसिटी है ऑर्गेनाइजेशन की पे करने की कंपनसेशन को, उसके साथ अलाइन होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को बाइंड करता है कि वो यहाँ पे मिनिमम वेजेस जो हैं वो तो वर्कर्स को पे करेंगे ही, चाहे उनको प्रॉफिट हो चाहे लॉस। इसीलिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है कंपनसेशन मैनेजमेंट का, उसमें हमने ये देखा था कि यहाँ पे कैपेसिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन की पे करने की कंपनसेशन को, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनसेशन मैनेजमेंट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस को। तो यही यहाँ पर वो रीज़न था जिसकी वजह से हमने उस पॉइंट को डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ही। तो अब यहाँ पे जो मिनिमम वेजेस है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को पे करना होता है वर्कर्स को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रॉफिट और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। मतलब अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो बिग है या स्मॉल है, तो भी यहाँ पे जो स्टेटरी मिनिमम वेज है, जो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लॉ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेज है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मिनिमम वेज है, वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस को पे करना ही होगा वर्कर्स को, ताकि जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पे दे कैन लिव इन अ रीजनेबल कंफर्ट, और जो भी सर्विसेज उन्होंने रेंडर करी हैं ऑर्गेनाइजेशन को उसके अगेंस्ट यहाँ पे उनको जो मिनिमम कंपनसेशन है वो मिलेगा ही। यही यहाँ पर लॉ में प्रोविजन है रिगार्डिंग द मिनिमम वेज। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट जो है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेजेस जो है वो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको इतना अमाउंट तो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा ही, अगर वो कोई भी सर्विसेज जो हैं वो रेंडर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो यही यहाँ पे मिनिमम वेजेस के अंदर हम देखते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं फेयर वेजेस को। तो अब यहाँ पे जो फेयर वेजेस हैं वो यहाँ पे मिनिमम वेज से ज़्यादा होते हैं। जो मिनिमम अमाउंट यहाँ पे फिक्स्ड है उससे ज़्यादा होंगी फेयर वेजेस, लेकिन जो लिविंग वेज है उससे लो होते हैं। तो यहाँ पे जो फेयर वेजेस हैं वो यहाँ पे बेटर होते हैं मिनिमम वेजेस से, मतलब कुछ एक्स्ट्रा जो है वो होते हैं मिनिमम वेजेस से, लेकिन लिविंग वेज से कम होंगे। अब लिविंग वेज हम किसको बोलते हैं? लिविंग वेज में एक्चुअली यहाँ पे सोशल नीड्स भी जो है वो फुलफिल होती हैं एम्प्लॉयज़ की। अब सोशल नीड्स में यहाँ पे जो
एजुकेशन है, चाइल्ड एजुकेशन है, या जो रिटायरमेंट प्लान्स हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, वो सब यहाँ पे आता है लिविंग वेजेस में, जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे अपनी सोशल नीड्स को भी फुलफिल कर सकते हैं अलॉन्ग विद द मिनिमम वेज, कि वो यहाँ पे अपनी सोशल नीड्स को भी फुलफिल कर पा रहे हैं। कंपनसेशन से उनको जो चाइल्ड एजुकेशन है वो भी सिक्योर हो रहा है, उनको रिटायरमेंट के लिए भी बेटर प्लान्स जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, और मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब यहाँ पे लिविंग वेज में आता है कि यहाँ पे एक बेटर लाइफ जो है वो एम्प्लॉयज़ को मिलेगी अगर उनको लिविंग वेजेस जो हैं वो ऑफर कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ये एक स्केल है जिसमें यहाँ पे मिनिमम वेज आता है पहले, देन फेयर वेजेस एंड देन लिविंग वेजेस। तो यहाँ पे मिनिमम वेजेस जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट है जो कि एम्प्लॉयज़ को मिलता है उनकी ड्यूटीज़ की वजह से, जो भी सर्विसेज उन्होंने रेंडर करी हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उनको ये मिनिमम वेजेस जो है वो ऑफर होगी, जो एक फिक्स्ड अमाउंट है जो यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय को मिलेगा ही, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस लॉस और प्रॉफिट और देयर साइज, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज बिग और स्मॉल। और यहाँ पे जो फेयर वेजेस हैं वो यहाँ पे मिनिमम वेजेस से ज़्यादा होंगे, लेकिन वो यहाँ पे लिविंग वेज से कम होते हैं। और जो लिविंग वेज है यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ को मॉनेटरी बेनिफिट्स के साथ साथ, मतलब जो मॉनेटरी कंपनसेशन एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है उसके साथ साथ यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ की सोशल नीड्स हैं वो भी यहाँ पे फुलफिल होती हैं। तो यही यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजेस हैं। तो अब यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ वेज भी होता है कि यहाँ पे या तो पीस रेट सिस्टम होता है, टाइम वेज सिस्टम होता है, और मॉडिफाइड टाइम रेट सिस्टम होता है। तो अब यहाँ पे पीस रेट सिस्टम में जितना भी वर्क एम्प्लॉय ने परफॉर्म किया है उस वर्क के अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉय को कंपनसेट किया जाता है। लेट्स से एक एम्प्लॉय ने एक दिन में यहाँ पे 5 शर्ट्स जो हैं वो लेट्स से उसने मेक करी, तो उन 5 पीसेस के अकॉर्डिंग ही उसको यहाँ पे कंपनसेट किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये पीस रेट सिस्टम है, और यहाँ पे लेट्स से पर शर्ट जो है उसको 50 रुपीज़ मिलते हैं। तो उसने एक दिन में यहाँ पे 5 शर्ट्स जो हैं वो मेक करी, तो इसीलिए यहाँ पे उन पीसेस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे उस एम्प्लॉय को कंपनसेट किया जाएगा। तो इसको यहाँ पे ये जो वेज मेथड है इसको यहाँ पे पीस रेट सिस्टम बोलते हैं। देन कम्स टाइम वेज सिस्टम। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टाइम होगा। लेट्स से यहाँ पे एम्प्लॉय को 9 आवर्स जो है वो कंप्लीट करने होते हैं अपने डेस्क पर, तो उन 9 आवर्स के लिए यहाँ पे उसको कंपनसेट किया जाता है कि वो एक दिन में अगर 9 आवर्स वर्क करता है तो उसको 9 आवर्स के अकॉर्डिंग कंपनसेट किया जाएगा। और यहाँ पे अगर वो 7 आवर्स वर्क करता है तो उसको 7 आवर्स के अकॉर्डिंग कंपनसेट किया जाएगा। तो ये यहाँ पे टाइम वेज सिस्टम होता है। और यहाँ पे जो मॉडिफाइड टाइम सिस्टम है वहाँ पे अगर एम्प्लॉय को एक दिन में 9 आवर्स ही वर्क करना होता है, लेकिन अगर वो 2 आवर्स ज़्यादा वर्क करता है तो उसको उन एक्स्ट्रा 2 आवर्स के लिए कंपनसेट किया जाएगा। तो ये यहाँ पे मॉडिफाइड टाइम सिस्टम होता है कि अगर जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट एम्प्लॉयज़ मेक कर रहे हैं उसके लिए भी यहाँ पे उनको कंपनसेशन मिलता है। तो यही यहाँ पे 3 डिफरेंट मेथड्स है वेज पेमेंट के। तो अब हम यहाँ पे इंसेंटिव्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे हम इंसेंटिव्स किनको कहेंगे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा कंपनसेशन है ये एम्प्लॉयज़ के लिए, और इसको हम एज बोनस भी कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इंसेंटिव्स हैं वो उन्हीं एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र किए जाएंगे जो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी हायर एफिशिएंसी होगी, बेटर परफॉर्मेंस होगी,
तो उनकी बेटर परफॉर्मेंस को एनकरेज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, और जो भी यहाँ पे मेरिटोरियस वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे रिकॉग्निशन देने के लिए ही यहाँ पर जो इंसेंटिव्स हैं वो ऑफर करती हैं कंपनीज। तो इसीलिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कंपनसेशन है वो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को मिलता है फॉर दियर बेटर परफॉर्मेंस एंड दियर बेटर एफिशिएंसी। तो इसी को हम यहाँ पे इंसेंटिव्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इंसेंटिव्स हैं वो बोनस की फॉर्म में हो सकते हैं, और यहाँ पे जो इंसेंटिव्स हैं वो यहाँ पे सिर्फ उस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बल्कि जो ग्रुप परफॉर्मेंस है अगर वो यहाँ पे अप टू द मार्क होती है तो उसके लिए भी, ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए भी, जो पूरा ग्रुप है उसको भी यहाँ पे जो इंसेंटिव्स हैं वो मिलते हैं फॉर अचीविंग देयर गोल्स, फॉर एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस। तो इसीलिए यहाँ पे जो इंसेंटिव्स हैं वो ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए भी मिल सकते हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को जो इंसेंटिव्स हैं वो मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स की वजह से, तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यहाँ पे इंसेंटिव्स देती है एम्प्लॉयज़ को फॉर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। तो उसको भी हम इंसेंटिव्स कह सकते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बोनस ऑफर करती है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो जो इंसेंटिव्स हैं यहाँ पर वो क्वालिटी के बेसिस पे भी हो सकते हैं कि किसी एम्प्लॉय ने अपना जो वर्क है, जो जॉब या एक्टिविटी उसको असाइन की गई थी, उसको यहाँ पे उसने एफिशिएंटली परफॉर्म किया है, जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो यहाँ पे बेटर है उस एम्प्लॉय की, तो उस क्वालिटी के लिए उसको इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। जो उसकी एफिशिएंसी है उसके लिए भी यहाँ पे उसको कंपनसेशन मिल सकती है, टाइम के बेसिस पे भी मिल सकती है कि उसने अगर कोई वर्क जो है वो गिवन टाइम से पहले ही फिनिश कर दिया तो उसके लिए भी यहाँ पे उस एम्प्लॉय को इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। यही यहाँ पे पर्पज़ है इंसेंटिव्स ऑफर करने का एम्प्लॉयज़ को। तो अब यहाँ पे फ्रिंज बेनिफिट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं वो एक्चुअली यहाँ पे सप्लीमेंट्री टू कंपनसेशन है। तो अब यहाँ पे जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे सिर्फ मॉनेटरी फॉर्म में ही नहीं हो सकते, वो यहाँ पे दूसरी फॉर्म्स में हो सकते हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटी जो हमने डिस्कस किया था वो हो सकती है, यहाँ पे चाइल्ड एजुकेशन हो सकती है, मैटर्निटी बेनिफिट्स आ सकते हैं यहाँ पर, और जो यहाँ पे वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट है 1923, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी ऐसे वर्कर्स हैं जिनको उनकी जॉब की वजह से अगर कोई इंजरीज हुए हैं या जिनको हम ऑक्यूपेशनल डिजीज बोल सकते हैं, अगर किसी भी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ से वो सफ़र कर रहे हैं, मतलब उनकी जॉब कुछ ऐसी है जिसकी वजह से उनको कोई डिजीज़ हो गई है या फिर कोई इंजरीज उन्होंने सफ़र करी हैं, हो सकता है वो जॉब टाइप ऐसा हो, माइंस के वर्कर्स हो सकते हैं इसमें, और जो भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो सब यहाँ पे इंक्लूड होते हैं वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 के अंडर। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ या फिर इंजरीज सफ़र करी हैं एम्प्लॉयज़ ने, तो उसके अगेंस्ट जो कंपनसेशन है उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो यहाँ पर हैं वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 में। तो इसके साथ भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्लाई करना होता है, जो कि यहाँ पे फ्रिंज बेनिफिट्स के अंडर आता है। तो यहाँ पे अब जो कंपनसेशन होगी वो अकॉर्डिंग टू द इंजरी होगी, मतलब जो इंजरी की परसेंटेज है, अगर ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इंजरी वहाँ पर हुई है तो उसके लिए ज़्यादा कंपनसेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ को मिलेगा, या फिर जो भी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है, जो भी उसका एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ ही होंगे जिसको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को कंपनसेट करना होगा। तो ये एक्ट जो है
उसमें ये प्रोविजंस हैं कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ें एम्प्लॉय सफ़र करते हैं तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे एम्प्लॉयर की होती है कि एम्प्लॉयर ही यहाँ पर उस इंजरी के लिए कंपनसेट करता है वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 के अकॉर्डिंग। तो फ्रिंज बेनिफिट्स में यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स भी आते हैं, जिसके लिए यहाँ पे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 है, जिसमें यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ही बेनिफिट्स नहीं मिलते बल्कि उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए भी यहाँ पे बेनिफिट्स होते हैं, सिकनेस बेनिफिट्स होते हैं, यहाँ पर जो भी मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो होंगे यहाँ पर। परमानेंट डिसेबिलिटी और जो टेम्परेरी डिसेबिलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड भी जो प्रोविजंस होंगे वो इस एक्ट में कवर्ड हैं। तो यही यहाँ पे फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर कवर होते हैं। तो आई होप आप यहाँ पे जो कंपनसेशन मैनेजमेंट है इसके कंसेप्ट और यहाँ पे इंसेंटिव्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स को समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम परफॉर्मेंस अप्रेजल को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।